शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी, सहायक आचार्य गलगोटिया विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश NIOS के स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा विभिन्न राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के प्रयास। इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है कि समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एकता अथवा सामुदायिक भावना के जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन के सामान्य नियमों द्वारा व्यतीत करने के लिए स्वतः ही विकसित हो जाता है। सामान्यतः समुदाय का क्षेत्र उसके समुदायों की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करता है। कुछ समानताओं की वजह से हम समुदाय के रूप में रहते हैं, जैसे भाषा, क्षेत्र, प्रथाएं, संस्कृति एवं परंपराएं, व्यवसाय तथा उद्देश्य। हम किसी न किसी वजह से हमारे कोई ना कोई समानता होती है जिसके कारण हम एक समुदाय के रूप में रहते हैं, समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भाषा हमारी एक है तो हम एक समुदाय के रूप में रहते हैं, या किसी क्षेत्रीयता के आधार पर हम समुदाय में बंध जाते हैं, या प्रथाओं के आधार पर हम बंध जाते हैं, संस्कृति एवं परंपराओं के आधार पर बंध जाते हैं, या व्यवसाय, एक व्यवसाय से हैं जैसे डॉक्टर, टीचर, एक व्यवसाय है तो एक टीचर कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी, हम इस तरह से उच्चारित करते हैं। या एक उद्देश्य, कोई एक हमारा एक गोल है जिसके कारण हम उससे बंध जाते हैं, एक समुदाय में बंध जाते हैं, एक समुदाय बनता है किसी न किसी कारण से। सामुदायिक भागीदारी के उद्देश्य। शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। कि सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है? पंचायती राज व्यवस्था जब से आया तो समुदाय को शिक्षा में इन्वॉल्व किया गया, शामिल किया गया। कि पंचायती राज व्यवस्था आने से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। शिक्षा में भी आया। कैब कमेटी 2005 में जो आया, उसने भी रिकमेंड किया कि समुदाय के लोगों को हम शामिल करें। उसकी रिकमेंडेशन में यही थी, जितना हम समुदाय के लोगों को शामिल करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था आने से ये और दृढ़ हो गया कि समुदाय के लोग को भी आपको इंक्लूड करना है, उनके साथ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो मेन सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। कैसी शिक्षा सब तक पहुंचे, समुदाय के लोग शामिल होंगे तो सब जन जन तक शिक्षा पहुंचे। तो ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था। सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा की उपलब्धता तथा नामांकन, सभी स्कूल की शिक्षा सबको मिल पाए, उपलब्ध हो पाए और बच्चे नामांकित हो सकें, ये सामुदायिक भागीदारी का उद्देश्य था। समुदाय की सहायता से ही ये संभव हो सकता है। शिक्षा में समुदाय और माता पिता परिवारों को शामिल करने का प्रयास। इसका लक्ष्य शैक्षणिक वितरण में सुधार करना है ताकि बच्चे बेहतर सीख सकें। शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के लिए भागीदारी। समुदाय की भागीदारी शैक्षणिक प्रणाली को कुशल बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय, मानव और भौतिक संसाधनों को बढ़ाने का माध्यम है। सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों, समस्याओं, आकांक्षाओं और हितों के लिए शिक्षा को अपनाने के लिए भागीदारी। उस कमजोर वर्ग के हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके हितों की रक्षा की जाए, उनके हितों के लिए शिक्षा को अपनाने के लिए भागीदारी, कि समुदाय के लोग सभी उसमें इन्वॉल्व हो, शामिल हो। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु स्कूल प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी। स्कूल की गुणवत्ता में सुधार आए, जैसे आपने पढ़ा होगा, पिछले वॉल्यूम में पढ़ा होगा कि BEC, SMC, विलेज एजुकेशन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो क्यों बनाया गया? ताकि अधिक से अधिक लोग, समुदाय के लोग स्कूल प्रबंधन में पार्टिसिपेट कर सकें, समुदाय में सक्रिय भागीदारी कर सकें। समुदाय के लोग जितने उसमें शामिल होंगे उतना ही उनकी सक्रियता भागीदारी होगी, उतना ही गुणवत्ता बढ़ेगी, कि मॉनिटरिंग बढ़ेगा। समुदाय के लोग शामिल होंगे, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो भी हमें पता चलेगा। जहां समुदाय की सेवा प्रदाताओं पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वे बेहतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे। रिसर्च में भी ये आया है, कई रिसर्च हुई हैं, देखा गया है कि जहां समुदाय के लोग अधिक से अधिक उसमें इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, सेवा प्रदाताओं पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वे बेहतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे, अधिक से अधिक काम करते थे। इन्वॉल्वमेंट, उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, आउटकम ज़्यादा था। गतिविधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं जिसमें हम सामुदायिक भागीदारी कर सकते हैं? जैसे जानकारी एकत्रित करना और विश्लेषण करना। आपको वो जानकारी एकत्र करना है, उनका विश्लेषण करना है,
उनको डाटा कलेक्ट करना है, तो आप समुदाय के लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। उनको आप उनकी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। प्राथमिकताओं को परिभाषित करना, लक्ष्य निर्धारित करना कि आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, तो वो समुदाय उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उपलब्ध संसाधनों का आकलन कि हमारे चारों तरफ रिसोर्सेज़ क्या-क्या हैं, तो उसके आकलन में समुदाय अच्छे से सहयोग कर सकता है, उसमें भागीदारी कर सकता है। कार्यक्रमों का निर्णय और योजना बनाने में समुदाय भाग ले सकता है, भागीदारी हो सकती है उसकी। और जो ये कार्यक्रम हैं, उनको लागू करने में और प्रतिभागियों के बीच कैसे काम को बाँटा जाए, उनकी क्या रणनीति रहना चाहिए, उसकी रूपरेखा प्रदान करने में समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है। कार्यक्रमों की व्यवस्था कैसे व्यवस्था की जाए, स्कूल के जितने भी कार्यक्रम हैं, तो उसमें समुदाय के लोग अच्छे से उसमें सहभाग कर सकते हैं। कार्य की प्रगति की निगरानी करना, जो काम हो रहा है, कोई भी स्कूल में कार्य चल रहा है या कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसे क्या प्रोग्रेस है, जो चेंजेस लाए हैं उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसकी मॉनिटरिंग करना, या उसके क्या परिणाम आए, या कुछ चेंज लाए तो उससे क्या प्रभाव आया, उसका मूल्यांकन में भी समुदाय के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। समुदाय के लोग उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सहभाग कर सकते हैं। अनुसंधान के लिए आंकड़ों का संग्रह करना, समुदाय के लोग अच्छे से उसमें सहभाग कर सकते हैं। नीति निर्माताओं के साथ संवाद, उनके संवाद करने में, उनके एक आइडिया देने में, जो भी करिकुलम या पॉलिसी फ्रेमवर्कर्स हैं, उनको आइडिया देने में, उनसे बात करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि हमारे ग्रास रूट लेवल समस्याएँ क्या हैं, उसकी हेल्प से वो पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं। तो वहाँ भी समुदाय के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूल प्रबंधन है, या पाठ्यचर्या डिजाइन है, या सीखने के निर्माण की सामग्री का विकास करना है, इन सब में समुदाय इसमें सहभागिता कर सकता है। स्कूल के निर्माण में, स्कूल बनाना है, स्कूल की ज़मीन देना है, स्कूल को फंड देना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें भी सहभागिता कर सकता है। और सर्व शिक्षा अभियान आया, तो उसमें किस तरह से समुदाय की भागीदारी हो सकती है, तो उसमें शिक्षा की योजना और प्रबंधन में समुदाय और माता पिता की भागीदारी शामिल करना सर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। कैसे शिक्षा की योजनाएं हैं, प्रबंधन है, उसको समुदाय की भागीदारियों की जाए, उसमें शामिल किया जाए, कैसे पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, कम्युनिटी के लोग उसमें इन्वॉल्व हों, ये सुनिश्चित किया गया सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। जो राइट टू एजुकेशन आया, उसको लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामुदायिक आधारित संस्थान, जैसे माता पिता शिक्षक संघ, पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति और पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को उसमें शामिल किया गया, कि ताकि अधिक से अधिक कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हों। जितनी कम्युनिटी के लोग शामिल होंगे, तो उससे ही हमारे शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, शिक्षा को हम एक्सेस करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं जन जन तक, तो पॉसिबल हो सकता है। अब विभिन्न राज्यों में क्या क्या काम किए गए हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहल हैं जिसमें राज्यों ने भूमिका निभाई है, तो जैसे हम बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में कम्युनिटी की सहायता से एक पहल स्टार्ट की गई, जैसे कम लड़कियों के लिए बाल मित्र केंद्रों की स्थापना करना। इसमें लड़कियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था कि माता पिता शिक्षकों के चयन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, तो शिक्षकों के चयन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहाँ केंद्रों की निगरानी करना और शिक्षकों के वेतन में योगदान भी देते हैं। तो आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया। और हम बात करें जैसे राजस्थान में 1987 में एक स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की और शिक्षाकर्मी बोर्ड के सहयोग से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट, SKP। तो उसमें क्या था, परियोजना का लक्ष्य रिमोट और ग्रामीणों, जो बच्चे हैं इलाके में रह रहे हैं, वहाँ तक शिक्षा की पहुँच करना था, कि वहाँ तक जो रिमोट में बहुत पिछड़े एरिया में रह रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट था शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट, उसका उद्देश्य था कि वहाँ तक शिक्षा पहुँचे, ग्रामीण अंचल तक शिक्षा पहुँचे। प्राइम ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय में अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान देना था। विद्यालय में बच्चे हैं और टीचर नहीं आ रहा है, तो उसको भी फोकस करने के लिए इस शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट को लाया गया। इसमें क्या, जो स्थानीय निवासी हैं, तो उसमें स्थानीय निवासियों में जो एकल विद्यालय हैं या विद्यालय बंद पड़े हैं, शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, तो उसमें दो स्थानीय लोगों को शिक्षाकर्मी के रूप में उसमें नियुक्त करना था।
कि जो बंद पड़े हैं और एकल विद्यालय हैं तो कम से कम 2-2 स्थानीय लोग उसमें एज ए टीचर उसमें काम करें, जिसको शिक्षाकर्मी नाम दिया गया। कम पंजीयन और ड्रॉप आउट दर की समस्या को काबू पाना था कि जो पंजीयन या बच्चे नामांकित नहीं हो रहे हैं या नामांकित हुए तो उन्होंने शिक्षा छोड़ दी, ड्रॉप आउट दर है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब जो लोकल के जो 2 पर्सन इंक्लूड किया गया, शिक्षाकर्मी को शामिल किया गया, तो वो लोकल जो पर्सन है, शिक्षाकर्मी है, तो वहाँ की ग्रास रूट लेवल पे समस्याओं को समझेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं, तो उसकी हेल्प से जो पंजीयन है उनके अधिक से अधिक नामांकन करना और ड्रॉप आउट दर को रिमूव आउट किया जा सकता है। महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण बढ़ावा मिले, उनको शक्ति मिले, उनको बढ़ावा मिले, उसके लिए भी कार्यक्रम चलाए गए। निम्नतम शैक्षिक उपलब्धि स्तर की कैसे प्राप्ति किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए भी इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था। कमज़ोर वर्ग है उसको कैसे आगे लाएं, प्राइम लाएं, मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो उसके भी इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए क्या क्या किया गया, उसमें शिक्षा के विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। अभिगम्यता की दृष्टि से लिंग और सामाजिक संवेदनशीलता को समर्थन किया गया। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं और शिक्षाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, निरीक्षण की व्यवस्था की गई। शैक्षिक प्रयासों को पंचायत समिति, शिक्षाकर्मी, सहयोगी, स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्रामीण समुदायों का समर्थन हासिल किया गया। ऐसी एक दूसरी योजना आई 1992 में, राजस्थान लोक जम्बिश, राजस्थान सरकार की ही योजना थी। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रीकरण, कैसे उसको हम प्राप्त करें। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजस्थान सरकार ने एक लोक जम्बिश योजना का प्रारंभ किया, परियोजना का लॉन्च किया, जिसका मुख्य बल लड़कियों की शिक्षा और उसके विकास पर फोकस था। इसका महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, और तथा अन्य उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ष के 80% साक्षरता दर बढ़ाना था। जो 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के बीच में जो आ रहा है, तो कम से कम साक्षरता दर 80% तक बढ़ सके। प्राथमिक शिक्षा में ग्रामीण समुदाय का समर्थन और भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। लोक जम्बिश का मुख्य घटक स्कूल मैपिंग और सूक्ष्म नियोजन में समुदाय की भागीदारी था। ये स्कूल मैपिंग किया जाए, सूक्ष्म नियोजन किया जाए, तो उसमें समुदाय के लोगों को इंक्लूड किया जाए, समुदाय के लोगों को उसमें शामिल किया जाए। इसके तहत ग्रामीणों ने क्षेत्र सर्वेक्षण किया, हाउस होल्ड सर्वे किया और हर बच्चे को मानचित्र पे दर्शाया। जो विलेज मैपिंग है, कम्युनिटी मैपिंग है, स्कूल मैपिंग है, हर बच्चे को उसमें लाइमलाइट किया, लाया, मेन स्ट्रीम में लाया। इसमें प्रेरक दल, भवन निर्माण समिति, ग्राम शिक्षा समिति, शैक्षिक प्रबंधन समिति तथा ब्लॉक स्टीयरिंग समूह समिति का भी गठन किया गया। तो एक बिहार सरकार ने, एक यूनिसेफ और भारत सरकार की हेल्प से एक बिहार सरकार ने एक योजना लॉन्च की, जिसका नाम था बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। 1991 में योजना आई। इसका मुख्य बल वंचित वर्ग तथा महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था करना था। जो वंचित वर्ग हैं, SC ST, जिन शिक्षा नहीं पहुंचती है, पिछड़ा वर्ग है, उसकी तथा महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था का अरेंजमेंट करना था। BEC ने महिलाओं तथा वंचित समूहों के सदस्यों का गठन किया और उन्हें बच्चों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण बनाने के लिए योजना तैयार करना था। ग्राम शिक्षा समितियों का आयोजन तथा समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना था, कैसे भी समुदाय की पार्टिसिपेटरी इंक्रीज हो। NGO के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना इस BP का मुख्य लक्ष्य था। एक स्ट्रेटेजी बनाया कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कैसी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएं, बढ़ावा दें। महिलाओं के लिए जिला स्तर पर कोर समूह की रचना की गई। पंजीयन अभियान चलाया गया कि अधिक से अधिक बच्चे नामांकित हों। समुदाय के लोगों को इंक्लूड किया कि उस सबको कोशिश किया गया कि समुदाय के लोग उसमें बच्चों के नामांकन में पार्टिसिपेट करें। ग्रामीण पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई ताकि वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक योजना आई 1993 में, विश्व बैंक की सहायता से एक योजना लॉन्च की गई, जिसका नाम था बेसिक शिक्षा परियोजना। इसका भी उद्देश्य था कि सभी के लिए शिक्षा परियोजना संस्था का दायित्व उसको दिया गया। उद्देश्य था कि सभी तक शिक्षा पहुँचे, 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पहुँचाया जाए, उनकी एक्सेस हो, पहुँच बने। 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों के शिक्षा पहुँचे कैसे, तो ये मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, इस प्रोजेक्ट का। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक सार्वत्रिक भागीदारी, सभी को इन्वॉल्व किया जाए,
कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, तो सभी की इन्वॉल्वमेंट होगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी। जो एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा है उसको उसमें भागीदारी दिया जाए जितनी मैक्सिमम दे सकता है। महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। योजना बनाने, प्रबंधन तथा सहायता देने हेतु संगठन बनाना। एक योजना और लॉन्च की गई थी 1995 में। एक योजना आई थी जिसका आरंभ 1995 में किया गया। उस विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजना में से एक है जिसका नाम था DPP, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। और विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक माना जाता है इसको। पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया और सबसे पहले कम से कम 5-5 डिस्ट्रिक्ट लिए गए योजना। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में इस योजना को बढ़ावा दिया गया और विश्व बैंक की सहायता से केंद्र सरकार ने इसमें भी सहायता की और विश्व बैंक की सहायता से इसकी योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था कि सभी तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचे और सब लोग, सार्वभौमिकरण कि सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हों, समुदाय के लोग उसमें इन्वॉल्व हों और सभी स्तरों पर जिला विशिष्ट योजना, विकेंद्रीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण तथा क्षमता निर्माण पर बल देना था। इसका उद्देश्य और क्या था, जैसे अधिकतम विकेंद्रीकरण तो समुदाय की भागीदारी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पंचायत राज आया, उसके बाद में सभी तक नीचे जो ग्राम शिक्षा समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है और भी जो जो नीचे के कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं उन सबको कैसे इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। 100% पंजीकरण करना, जितने भी बच्चे हैं उनका 100% नामांकन करना और अवधारण स्कूल में रोक के रखना उनको कि वो शिक्षा पूर्ण करके जाए तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे हैं 100% बच्चों को शिक्षा की पहुंच में लाना। 6-14 जितने बच्चे हैं सभी तक शिक्षा पहुंचे। तो उसमें जो भी योजनाएं चलाई जा सकती हैं भी योजनाएं चलाएं, लेकिन सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो उसमें समुदाय की भागीदारी को उसमें शामिल किया जाए, समुदाय के लोगों को इंक्लूड किया जाए ताकि सभी बच्चों तक ये योजना का लाभ मिले, शिक्षा पहुंचनी चाहिए। अधिगम के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कम से कम जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है वो प्राप्त हो सके। विद्यालयों में प्रतिरोध व ड्रॉप आउट पर नियंत्रण पाना। जो बच्चे देखा होगा स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज की जो समस्या है तो उसको दूर करना, उस पर नियंत्रण पाना। कुछ देखा होगा आपने कि 2 या 3 या 4 क्लास तक शिक्षा ली, उसने छोड़ दिया। अब जो उस पर सरकार का व्यय हुआ वेस्ट हो गया पैसा, तो उसे वेस्टेज हम कहते हैं। और या स्टैग्नेशन कि एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, तो उस समस्याओं से नियंत्रण पाना था, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे वेस्टेज और स्टैग्नेशन को हम रिमूव आउट करें। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था। समाज के प्रत्येक घटक में पंजीयन में वृद्धि, कि बच्चे रजिस्टर्ड हों, बच्चे नामांकित हों, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी के उनको इंक्लूड करें, उनकी सहायता से बच्चों को नामांकन को बढ़ावा दिया जाए। विकेंद्रीकृत शैक्षिक आयोजन के लिए शिक्षा को एक इकाई माना गया, इसमें एक इकाई के रूप में लिया गया। इसमें संसाधन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय स्तरों पर लाने का प्रयास किया। जो स्थानीय ग्रासरूट लेवल है, पंचायती राज व्यवस्था है, तो उसमें जो ग्राम प्रधान है, BEC है, SMC है और जो ग्रासरूट लेवल पे जो कमेटी है उसमें स्थानीय स्तरों पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को राइट दिया गया कि उसमें निर्णय लें कैसे शिक्षा सब तक पहुंचना चाहिए। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर तथा CRC के माध्यम से शैक्षिक क्रियाकलाप को सहायता प्रदान करना, उसकी हेल्प से शिक्षा जो एक्टिविटी है BRC CRC के माध्यम से वो एक्टिविटी संपन्न हो, एक्टिविटी कंप्लीट हो। कार्यक्रम को अधिक मजबूत बनाए रखने के लिए उसे अधिक परामर्शी, प्रतिभागितापूर्ण और पारदर्शी बनाया जाए, तो उसके लिए भी तरह तरह की एक्टिविटी इसमें, कार्यक्रम इसमें किए गए। और भी कई स्टेट में योजनाएं चलाई गई हैं, तमिलनाडु में योजना चलाई गई हैं ताकि बच्चों के नामांकित हों, और कर्नाटक में योजना चलाई है, बिहार में योजना अभी बात किया, और भी कई योजना चलाई गई ताकि समुदाय के लोग अधिक से अधिक उसमें इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। समुदाय के लोग जितनी भागीदारी बढ़ेगी समुदाय के लोगों की, उतना ही शिक्षा का विकास होगा, बच्चों तक शिक्षा पहुंच सकती है, उनकी एक्सेस पहुंच सकती है। हम बच्चों तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। जो विकास लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा का
प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम समुदाय के लोगों को इंक्लूड करें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं,
कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच